तो आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम, जो कि हमारा नंबर सिस्टम हर तरह के बच्चों को काम आता है। और नंबर सिस्टम में जनरली अगर देखा जाए तो कई एग्ज़ाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज मैं बताऊंगा इसमें कि नंबर सिस्टम से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी नंबर्स होते हैं उसको मैं पहले ये देखा जाए तो थ्योरी क्लास है जिसमें आप नंबरों के बारे में जानेंगे। जितने टाइप के भी नंबर होते हैं नंबर सिस्टम से जो भी बातें होती हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं नंबरों से। तो नंबरों में हम सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पे पहला जो नंबर आपका आता है उसमें आपका फर्स्ट जो नंबर है, अगर मैं बात करूँ पहला नंबर, उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे परिमेय संख्या। जितने भी नंबर होते हैं मैं सबके बारे में बताऊंगा। परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं, परिमेय संख्या, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्या होता है। तो परिमेय संख्या को अगर हम लोग देखेंगे तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके जहाँ पे q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कि उसे p बाई क्यू के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आप 3, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, हम 1 रख कर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका फॉर्म जो होता है p बटा क्या होता है, q, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे q इक्वल टू नॉट क्या हो जाएगा आपका 0, यानी q 0 के बराबर नहीं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर q 0 के बराबर होगा तो ये परिभाषित नहीं होगा, इसका डेफिनेशन है, संभव नहीं है। अगर हम 1/0 लिख देते तो ये परिभाषा देना इसका संभव नहीं है, अभी तक ये परिभाषित नहीं है, इसलिए q इक्वल टू नॉट 0 लिखते हैं। तो हमने जाना कि परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो कैसी, वो क्या कहलाती है, तो परिमेय संख्या कहलाती है। एकदम ध्यान से याद रखेंगे इसे। आगे देखेंगे जैसे आपका 2 है तो इसके भी नीचे हम 1 लगा देंगे तो परिमेय बन जाएगी। जैसे 1/2 है, 1/3 है, ये सभी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। 0 है, 0 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ये भी क्या है आपका परिमेय संख्या है। तो पहला जो हमारा नंबर था वो क्लियर हुआ। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है, तो कह सकते हैं पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखेंगे। दूसरा है आपका, हम जानेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको हम लोग देखेंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है इसको देखेंगे। अपरिमेय संख्या मतलब वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जनरली ये जितने भी अपरिमेय संख्या होती है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है और रूट के अंदर रहती है। जैसे ये मान लीजिए कि 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, और किसके अंदर है, रूट के अंदर है, इसलिए कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, ये सभी क्या है, तो अपरिमेय संख्याएं हैं, ध्यान से याद रखेंगे। या अगर कुछ ऐसी भी संख्या मिल जाती है, जैसे आपको मिल जाए 5√5, ये भी अपरिमेय संख्या है, इसको एकदम ध्यान से रखना है। आगे चलेंगे, जैसे आपको मिल जाए 0.1000120, अब आगे क्या आएगी पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, यानी कि ये कौन सी संख्या है, अगर मैं बात करूँ तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमने जाना कि वैसी संख्या जिसे पूर्णांक p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे बाबू, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के साथ समस्या ये है कि देखो, जब ये दोनों संख्याओं को हम लोग मिक्स कर देंगे तो ये दोनों संख्याएं मिलकर क्या कहलाती है, दोनों संख्याएं अगर एक ही मतलब देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह, समुच्चय या परिवार को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या आपसे कहेगा तो परिमेय भी शामिल हो जाएगा और अपरिमेय भी शामिल हो जाएगा। जैसे 3/1, √2, √3, √5, ये सभी क्या है बाबू, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय है। 0, ये सभी क्या है आपके वास्तविक संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, तीनों संख्याओं के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को कंप्लीटली समझ आ गया होगा। चौथा जो नंबर है उसके बारे में हम बात करेंगे। चौथा जो नंबर है बाबू, अगर मैं बात करूं तो बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। प्राकृत संख्याओं के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि बाबू गिनती की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है, किसका सेट है, तो इसको हम नेचुरल नंबर लिखते हैं। ये नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है, इसको हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे बाबू पूर्ण संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो यानी कि 1 है, और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि सर हमें नहीं पता कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, जितना भी जाएंगे उसके आगे प्राकृत संख्या होती है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं ज्ञात है, लेकिन सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं
तो इसको ध्यान रखना है। आगे है बाबू, अगर मैं बात करूं तो 5वां नंबर ये आपका है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पर ध्यान दीजिएगा, पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में बात करूंगा। तो ये आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या, यानी इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। और क्या करते हैं, यदि प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्याओं के संग्रह में या समुच्चय में यदि हम जीरो को शामिल करते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे 4, 5, ये आगे जाएगी इन्फिनिटिव तक जाएगी। ये संख्या कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटिव तक जाएगी। तो ये कौन सी संख्या कहलाती है, तो याद रखेंगे बच्चों कि इसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यदि गिनती की संख्याओं में हम शून्य को शामिल कर लें तो जो समुच्चय हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अगला जो नंबर है बाबू, अगर मैं बात करूँ तो पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं बाबू पूर्णांक संख्या क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीजर। अब पहले पूर्णांक संख्या को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं को हम प्लस और माइनस, इसी पूर्ण संख्या को प्लस और माइनस दोनों रूप में लिखते हैं तो हम इसे पूर्णांक कहते हैं। यदि पूर्ण संख्या को हम प्लस या माइनस रूप में दर्शाते हैं तो जो रूप बनता है वो कौन सा रूप बनता है, पूर्णांक संख्या बनता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे शुरू करूँ, पूर्णांक जो होता है ना वो दो तरह का होता है, एक निगेटिव पूर्णांक होता है, एक पॉजिटिव पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ, जैसे आपको लिख दूँ मैं जीरो, यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मान लीजिए कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा आपका 5। ये कौन सा है, आपका पूर्णांक है। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा बाबू कि पूर्णांक में भी दो तरह के पूर्णांक होते हैं। कितने तरह के पूर्णांक होते हैं, दो तरह के। पहला क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगा आपका निगेटिव पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और उसके बाद से क्या हो जाएगा आपका धनात्मक पूर्णांक। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों कि इतना सब टर्म आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिलहाल मैं इसको इरेज करता हूँ और अगले टर्म पे मैं चलता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको इरेज कर दूँ और आपको नेक्स्ट समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चों अब आगे हम देखेंगे 7 जो पॉइंट होगा वो हमारा हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है उसको देखेंगे। तो 7 नंबर आपका पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मैं बात करूं तो बाबू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक में क्या है कि देखिए, यदि पूर्ण संख्या को हम लोग केवल माइनस चिन्ह के रूप में दर्शाएं, यदि हम पूर्ण संख्या को केवल किस चिन्ह में दर्शाएं, माइनस चिन्ह में दर्शाएं, तो क्या कहलाएगा आपका ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, ये सब कौन से पूर्णांक है बाबू, ये आपका अगर मैं बात करूँ तो ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ध्यान से याद रखें। आगे देखिएगा बाबू, अगर मैं बात करूँ 8 नंबर, तो आपका हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। इसको हम लोग बोलते हैं क्या बाबू, आपका धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक में क्या है कि यदि हम पूर्ण संख्या को धन चिन्हों से दर्शाएं या हम कोई चिन्ह नहीं देते हैं, सिंपली ऐसे लिख देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी आपका इन्फिनिटी तक जा सकती है। ये कौन सी संख्या है आपका, तो मैं कहूँ तो ये धनात्मक पूर्णांक है। आगे इसको हम पॉजिटिव इंटीजर करते हैं और इसको हम सूचित करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई पर अगर कहीं पे प्लस दिया है आई पे, तो इसको समझिए धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ पे आई पे माइनस दिया है, माइनस आई के यहाँ पे माइनस खींचा है, तो आप समझिए कि कौन सा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम आई, अगर आई लिखा है और यहाँ माइनस लिखा है तो आप समझिए कि इसको किसको सूचित करता है, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक, और आई के ऊपर प्लस लिखा है तो आप समझिए कि ये धनात्मक पूर्णांक है। आगे हम लोग देखेंगे, अगर मैं बात करूं जनरली बच्चों, तो 9 नंबर जो है आपका उसके बारे में बात करता हूं। 9 नंबर होता है बाबू सम संख्या और क्या होता है आपका, विषम संख्या। तो सम संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, सम संख्या अगर सिंपली मैं बात करूं तो सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। जैसे आपको मैं 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6 ले लूँ, 8 ले लूँ, 10 ले लूँ, 12 ले लूँ, ये भी आपका अनंत तक जाएंगी। तो ये कौन सी संख्या कहलाएंगे बाबू, सम संख्या कहलाएंगे। वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो, कौन सी संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, अब देखिए साथ ही साथ मैं बात कर लेता हूं कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो सम संख्या का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, वो 2q होता है। क्या होता है आपका, 2q। अब आप कहिएगा सर जी कैसे करके दिखाइए, तो देखिए यहाँ q का मान कोई भी लीजिएगा ना, तो इसके जो गुणांक में है ना 2 है उसको सम बना देगा। जैसे हम q का मान अगर मैं जनरली यहाँ लूँ, q बराबर 1, 2, 3, 4, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 1 आपका क्या बनेगा, 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा यहाँ पे मैंने 1 लिया, दूसरा बार मैं 2 ले रहा हूँ, 2 × 2 देखिए क्या बन जाएगा 4। फिर तीसरा बार अगर मैं लूँ यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 6। देखिए 2, 4, 6 लगातार जब बनेगा ना तो यही नंबर आते जाएगा। तो जनरली आपको प्यारे बच्चों ये बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है कि सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखिएगा सम संख्या का व्यापक
व्यापक रूप 2q होता है। इसको एकदम फोकस में रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं जनरली प्यारे बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में अगर मैं बात करूं तो विषम संख्या क्या होता है, ध्यान से याद रखेंगे। विषम संख्या के बारे में बात करूं तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे हम लोग लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये कौन सी संख्या है प्यारे बच्चों, तो ये आपका है विषम संख्या। ध्यान रखना है 1, 3, 9, 5, 7, 11, 13 ये सभी कौन सी संख्या है, विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगता है विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या का व्यापक रूप प्यारे बच्चों क्या होता है, तो याद रखेंगे 2q + 1 होता है। याद रखिएगा 2q + 1, जहां फिर आप q बराबर अगर 1, 2, 3, 4, 5 रखिएगा ना तो ये आपका फिर विषम संख्या मिलेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा 2q के जगह हम अगर 1 रखते हैं और यहाँ +1 है, देखिए 2 एकम 2 और कितना हो जाएगा 1, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। जनरली अगर यहाँ पे दूसरा बार, मैंने पहला बार ये रखा, दूसरा बार अगर यहाँ पे रखता हूँ 2 × क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रखूँगा अगर मैं 2 और प्लस यहाँ पे रखूँगा 1 तो देखिए बन जाएगा आपका 5। तो देखिए ये कौन से नंबर आ रहा है 3, 5, एक बार और चेक कर देते हैं 2 × कितना हो जाएगा आपका अगर 3 और +1 तो देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका 7। तो मैं बात कर रहा हूँ विषम संख्या का क्या हो जाएगा, व्यापक रूप 2q + 1 होता है। प्यारे बच्चों अगर आप चाहें तो थोड़ा लेवल पे और एडवांस लेवल पे मैं कहूँ तो 2q - 1 भी कीजिएगा ना तो भी ये विषम संख्या का व्यापक रूप होता है। 2q + 1 कहिए या 2q + -1 कहिए, दोनों सम संख्या का विषम संख्या का व्यापक रूप होता है। ध्यान दीजिएगा 2q ± अगर दिया हो, जनरली बुक में तो यही दिया है लेकिन कई एडवांस लेवल पर कभी पूछ लेता है, तो मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों कि ये वाला फॉर्म ज़्यादा सही है। इससे भी आता है, इससे भी आता है, इससे भी आता है, तो इसी दोनों फॉर्म को इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो जनरली मुझे लगता है 10 नंबर तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको तुरंत इरेज करूंगा और अगले नंबर पे मैं चलता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको मैं इरेज करता हूं। आप चाहें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बाबू कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, मैं बात करूं भाज्य संख्याओं के बारे में यदि मैं बात करूं तो भाज्य संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से जरूर कटे, एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य नंबर से जरूर कटे, वो कौन सी संख्या कहलाती है बाबू, भाज्य संख्या कहलाती है। एकदम ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको दे दूं, यहाँ पे मैं दे दूं आपको जैसे 4, तो 4 क्या है बाबू, देखिए 2 से कटेगा, 4 से तो खुद कटेगा ही। देखिए पहले मैं 4 को लिखता हूँ, 4 लिख दिया, 4 में 1 का भी भाग लगेगा, 2 का भी लगेगा, खुद 4 का भी, कम से कम 3 नंबर से वो डिविजिबल होना चाहिए, उसमें भाग लगना चाहिए 4। उसी प्रकार आप ले लीजिए 6, 9, ये सब कौन सी संख्या है, 12, 10, ये कौन सी संख्या है बाबू 15, ये सभी कौन सी संख्या है, अगर मैं बात करूँ तो भाज्य संख्या है। याद रखिएगा वैसी संख्या जो एक अपने आप तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित होनी चाहिए, भाज्य संख्या कहलाती है। अगला जो मैं बात करूंगा तो ये 11 नंबर आपका पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे जो आएगा आपका 12वां पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं बाबू अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या है, ध्यान से देखिएगा अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य नंबर से कभी विभाजित नहीं होती है, कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार बोर्ड में अभाज्य संख्याओं के बारे में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका, अगर मैं बात करूं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, उसके बाद से हो जाएगा 3, 5, उसके बाद से क्या हो जाएगा 7, उसके बाद से हो जाएगा 11, उसके बाद से हो जाएगा 13, ये सब कौन सी संख्या है बाबू। तो बात करें तो ये अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से याद रखना है। आगे अगर मैं बात करूं जनरली बाबू तो ध्यान से रखिएगा 13 नंबर जो आपका पॉइंट है इसमें हम लोग चलेंगे। तो 13 नंबर पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आता है सह अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं बाबू को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्याओं का युग्म जो होता है या जोड़ा होता है वो क्या होता है, मतलब दो ऐसा नंबर जिनके बीच का HCF एक हो या वो कंटिन्यूअस संख्या हो या उनके बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं हो। जैसे देखिएगा 2 और 3 इनका HCF आप निकालिएगा तो 1 आएगा। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये सहअभाज्य, हाँ बिल्कुल सहअभाज्य है। अगर मैं दे दूँ 5 और 7 ये सहअभाज्य, हाँ ये सहअभाज्य है, तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इनका जब HCF मैं निकालूंगा तो इसमें 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड शामिल नहीं है। मतलब इसका जब फैक्टर कीजिएगा ना तो इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर फैक्टर कीजिएगा तो केवल और केवल क्या मिलेगा,
एक मिलेगा, एक के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जोड़ा जो है ना, ये पेयर जो है ना, ये कौन सी संख्या है? तो याद रखना है कि ये आपका अभाज्य संख्या है, बिल्कुल फोकस में रखना है। जैसे आपसे कोई कहे 4 और 6 कौन सी संख्या है, तो ध्यान रखिएगा 4 और 6 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि जब इसको मैं तोड़ूंगा तो 2 × 2 इसमें भी है और 2 × 3 इसमें भी है। तो देखिए 2 2 दोनों में सेम शामिल हो गया ना, इसलिए ये वाला पेयर क्या है? अभाज्य नहीं, सहअभाज्य नहीं है। ये दोनों पेयर क्या है? आपका सहअभाज्य है। चलिए नेक्स्ट कुछ और भी बातें करते हैं बाबू। जैसे कुछ बातें ध्यान में रखिएगा, 14 नंबर पॉइंट में आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो 14 नंबर पॉइंट में अगर मैं डिस्कस करूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से याद रखना है। 14 नंबर पॉइंट में मैं बात करूंगा कि बाबू जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से कुछ नियम होते हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब एक परिमेय संख्या से आप परिमेय संख्या में जब एक परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में आप क्या करेंगे? देखिए जोड़ कीजिए, घटाव कीजिए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, हर दशा में क्या प्राप्त होगा? तो याद रखना है बाबू, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। कौन सी संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। पहला फैक्ट है, याद रखिएगा पहला पॉइंट। परिमेय संख्या से परिमेय संख्या में कुछ भी हम करें, जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? परिमेय संख्या प्राप्त होगा। इसका दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि बाबू अगर 15 नंबर इसको पॉइंट में बनाऊं तो याद रखिएगा परिमेय संख्या से यदि अपरिमेय में क्या किया जाए? अपरिमेय संख्या में ध्यान से याद रखिएगा, परिमेय संख्या से यदि अपरिमेय संख्या में हम क्या करें? जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, तो हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो प्यारे बच्चों याद रखना, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरिमेय संख्या आपको प्राप्त होगी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। बस और 2 फैक्ट बचे हुए हैं, आपको बताऊंगा। आगे चलिए, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ प्यारे बच्चों, उसके बाद आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बिल्कुल इसको एक बार इस लेक्चर को आप बढ़िया से जब देख लेंगे तो पूरा चीज़ आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलिए, 2 फैक्ट और बचे हैं, उसको मैं बताता हूँ। तो इसको मैं फटाफट इरेज करता हूँ। अगला जो पॉइंट है बाबू कि हमने देख लिया परिमेय से परिमेय में, परिमेय से अपरिमेय में। आपका अगर मैं बात करूं तो 16 नंबर जो आपका पॉइंट है अपरिमेय से, ध्यान दीजिएगा, अपरिमेय से अपरिमेय में अपरिमेय से अपरिमेय में जब बाबू हम क्या करेंगे? जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, ध्यान रखिएगा हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगा? हमेशा कभी मतलब दोनों नियम मतलब आ जाएंगे। तो कभी आपको मिल जाएगा परिमेय भी मिलेगा और कभी अपरिमेय भी मिलेगा, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जब आप अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में जोड़ घटाव गुणा भाग कीजिएगा ना, तो कभी परिमेय मिलेगा, कभी अपरिमेय। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि √3 कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या है, और √, मान लीजिए कि आपका 4 है, कौन सी संख्या है? परिमेय, और दोनों अपरिमेय है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अपरिमेय से यहाँ गुणा कीजिए तो क्या हो गया? देखिए 4 3 12, कौन सी संख्या प्राप्त हो गया? जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये अपरिमेय प्राप्त हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ 3√3 लिख दूँ और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? ध्यान से याद रखिएगा, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर √3 लिख दूँ और यहाँ पर फिर √, क्या लिख दूँ? 3 लिख दूँ, तो इस दशा में देखिए अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन गुणा करने के बाद 3 प्राप्त हो गया। तो देखिए कभी अपरिमेय प्राप्त हुआ, अपरिमेय है ना बाबू, ये अपरिमेय प्राप्त हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया? अगर मैं बात करूँ तो यहाँ परिमेय प्राप्त हो गया। देखिए, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये अगर मैं बात करूँ जनरली बाबू, तो ये आपके 16-17 पॉइंट है जिसको आप फोकस में रखेंगे तो बहुत हद तक आप क्या कर सकते हैं? नंबर के बारे में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो कि आप लोग ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि मेरे चैनल का क्या नाम है। तो मेरे चैनल का नाम है बाबू टॉप जोन रिसर्च एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बिहार बोर्ड के बच्चों में ये फैलाइए, क्योंकि इस तरह के आपको लगातार वीडियो आते रहेंगे और आपको बिल्कुल डिफाइनली अगर आप मेरे लेक्चर को पूरा देख लेते हैं तो आपको इससे संबंधित यानी कि आपका मैं कहूँ तो 100% क्वेश्चन आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। आपको बिहार बोर्ड में जब जाइएगा पेपर देने या किसी तरह का कहीं भी नंबर से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या करें, पूरा
वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी चीज़ें समझ में आए तो ज़रूर आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें। काटिए।